नमस्ते। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। और इस टॉपिक से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सीबीएसई, आरबीएसई में 8th से 10th तक के क्वेश्चंस के रूप में पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछ लिए जाते हैं, तो आप प्रत्येक स्लाइड को बहुत ध्यान से देखिए। अंतःस्रावी ग्रंथियों को, इनसे निकलने वाले हार्मोन्स को और इनके कार्यों को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारे शरीर में दो प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं, बहिस्रावी ग्रंथियां और अंतःस्रावी ग्रंथियां। बहिस्रावी ग्रंथियों में अपने स्राव को, यानी जो वो हार्मोन बना रही हैं, जो रासायनिक पदार्थ बना रही हैं जिसे हार्मोन कहा जाता है, तो अपने स्राव को पहुंचाने के लिए, क्रिया स्थल तक पहुंचाने के लिए नली पाई जाती है और नली के द्वारा ही वो अपने स्राव को क्रिया स्थल तक पहुंचाती हैं। जबकि अंतःस्रावी ग्रंथियों में ये नलिका विहीन होने के कारण इनमें कोई नलिका नहीं पाई जाती और ये अपने हार्मोन्स को सीधा रक्त में मिलाती हैं और रक्त द्वारा ये हार्मोन क्रिया स्थल पर पहुंचाया जाता है और वहाँ पर ये अपना कार्य प्रदर्शित करता है। मनुष्य में प्रमुख रूप से 8 अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती हैं। देखिए, इनकी स्थिति आपको चित्र में बताई गई है। पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, अग्नाशय, थाइमस ग्रंथि, अंडाशय जो कि केवल स्त्रियों में पाई जाती है, और वृषण जो कि केवल पुरुषों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट आ जाती है सबसे पहली हमारी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि, जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहा जाता है। इसकी स्थिति होती है मस्तिष्क के आधार में। ये मास्टर ग्रंथि भी कहलाती है क्योंकि इससे निकलने वाले जो हार्मोन्स होते हैं वो अन्य ग्रंथियों के स्रावों पर नियंत्रण रखते हैं। कब कौन सा हार्मोन कौन सी ग्रंथि से और कितनी मात्रा में स्रावित करवाना है, इस स्थिति का नियमन मास्टर ग्रंथि यानी कि पीयूष ग्रंथि द्वारा किया जाता है, इसीलिए इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। हार्मोन की बात करें तो ये हार्मोन जो होता है वो बहुत सारे हार्मोन्स का एक मिश्रण होता है और इसे कहा जाता है पिट्यूटरी हार्मोन। इसमें मुख्य रूप से ग्रोथ हार्मोन मिला हुआ होता है, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ACTH एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, PRL प्रोलैक्टिन हार्मोन, ADH एंटी डाइयूरेटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन जिसे लव हार्मोन या कडल हार्मोन भी कहा जाता है। ये सभी हार्मोन पिट्यूटरी हार्मोन में मिक्सचर के रूप में अलग अलग अनुपातों में मिले होते हैं। कार्य की बात करें तो यहाँ पर मेनली ग्रोथ हार्मोन की बात की जा रही है और आप समझ गए होंगे कि जो अन्य हार्मोन्स हैं वो संबंधित ग्रंथि के स्रावों को नियंत्रित करने के लिए हैं। और ग्रोथ हार्मोन की बात करें तो ये शरीर की वृद्धि को नियंत्रित करने का कार्य करता है। यदि इसका स्राव ज़्यादा हो जाए तो मनुष्य अमिताभ बच्चन जैसा लंबा हो जाता है, और यदि इसका स्राव कम हो तो पूर्णतः विकास नहीं हो पाता और मनुष्य बोना ही रह जाता है। अन्य ग्रंथियों के स्राव को ये नियंत्रित करती है, प्रजनन क्रियाओं को चलाती है और शरीर में पानी का संतुलन बनाए रखती है। नेक्स्ट ग्रंथि आ जाती है पीनियल ग्रंथि। ये मस्तिष्क के मध्य भाग में स्थित होती है। मेलाटोनिन हार्मोन स्रावित करती है जो शरीर की जैविक घड़ी, नींद और जागने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। आप अलार्म लगाकर न भी सोएं तब भी आपकी नींद अपने समय पर, जिस टाइम पर आप अधिकतर उठ जाते हैं उस टाइम पर आपकी नींद अपने आप जाग जाएगी। और यदि आप मोबाइल नहीं चला रहे हैं तो आपको अपने समय पर नींद भी आने लगेगी। इस हार्मोन की अधिकता से नींद ज़्यादा आती है और यदि यह हार्मोन कम स्रावित हो तो नींद कम आती है और हमेशा थकान महसूस होती है। आ जाते हैं थायराइड ग्रंथि पर। ये गले में कंठ के नीचे स्थित होती है, जैसा कि आपको चित्र में दिखाया गया है। हार्मोन स्रावित जो करती है वो है थायरॉक्सिन हार्मोन, और ये जो हार्मोन होता है वो T3, T4 और कैल्सिटोनिन हार्मोन का मिश्रण होता है। ये तीनों ही हार्मोन मिलकर शरीर के मेटाबॉलिज्म, ऊर्जा का उत्पादन, हृदय गति
और मस्तिष्क के विकास को नियंत्रित करते हैं। कैल्सिटोनिन हार्मोन जो होता है वो मुख्य रूप से रक्त में कैल्शियम की मात्रा का संतुलन बनाए रखता है। इस हार्मोन की कमी से थायरॉइडिज्म यानी शरीर सुस्त और वजन बढ़ने लगता है। इस हार्मोन की अधिकता से हाइपरथायरॉइडिज्म, जिसमें वजन कम, धड़कन तेज, घबराहट और आंखों का सूजकर बाहर निकल जाना जैसे लक्षण शामिल होते हैं। एक मेन जो डिजीज़ होती है ग्वाइटर रोग या गलगंड रोग जिसे कहते हैं, वो भी इस हार्मोन की कमी से होता है। इसमें थायराइड ग्रंथि का आकार बढ़ जाने से वो सूजकर गले से बाहर लटक जाती है, जैसा कि आपको चित्र में दिखाया गया है। नेक्स्ट आ जाती है एड्रिनल ग्रंथि। ये हमारे दोनों वृक्कों के ऊपर 2 ग्रंथियां स्थित होती हैं। इनसे जो मुख्य रूप से हार्मोन निकलता है वो स्रावित होते हैं एड्रिनलिन, कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन, एंड्रोजन्स और नोर एड्रिनलिन हार्मोन। कार्य फाइट या फ्लाइट प्रतिक्रिया। फाइट या फ्लाइट प्रतिक्रिया का मतलब क्या कि अचानक जो स्थितियां आ जाती हैं, तनाव, डर, खतरे की परिस्थितियों में ये हार्मोन हमें तैयार करता है कि हमें उस स्थिति से लड़ना है या भागना है। तनाव प्रतिक्रिया में मदद दिल की धड़कन, श्वसन, यौन विकास, मेटाबॉलिज्म, रक्तचाप आदि के नियंत्रण में ये हार्मोन सहायक होता है। यदि ये हार्मोन अत्यधिक स्रावित हो तो कुशिंग सिंड्रोम और हाई बीपी हो जाता है, और कम हार्मोन स्रावित होने पर एडिसन डिजीज, थकान व वजन कम होने लगता है। अगली ग्रंथि आ जाती है अग्नाशय। ये पाचन तंत्र में यकृत के नीचे स्थित होती है। एक विशेष बात यह है इस ग्रंथि की कि ये बहिस्रावी व अंतःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है, और ये क्वेश्चन आपसे अधिकतर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी ग्रंथि बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों का कार्य करती है। इससे जो हार्मोन स्रावित होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, इंसुलिन और ग्लूकेगोन। इंसुलिन रक्त में शर्करा की मात्रा को कम करता है और ग्लूकेगोन इसके विपरीत रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है। इंसुलिन की कमी से ब्लड शुगर बढ़ जाती है और डायबिटीज रोग हो जाता है। अधिकता की बात करें तो हाइपोग्लाइसीमिया रोग हो जाता है, जिसमें रक्त शर्करा का स्तर बहुत कम हो जाता है। इसके विपरीत ग्लूकेगोन की कमी से हाइपोग्लाइसीमिया और जबकि अधिकता से हाइपरग्लाइसीमिया जो रोग है वो हो जाता है। नेक्स्ट ग्रंथि हमारी आ जाती है थाइमस ग्रंथि। ये ग्रंथि स्थित होती है सीने के बीच में, हृदय के ऊपर। बचपन और किशोरावस्था में ये ग्रंथि सबसे सक्रिय होती है और 20 वर्ष की उम्र के बाद धीरे धीरे सिकुड़कर वसा ऊतक में बदल जाती है। तो यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि कौन सी ग्रंथि बढ़ती हुई उम्र के साथ धीरे धीरे समाप्त होने लगती है, तो वो आ जाएगी थाइमस ग्रंथि। इससे निकलने वाला स्रावित होने वाला हार्मोन है थाइमोसिन हार्मोन, और कार्य शरीर की प्रतिरक्षा बढ़ाने के लिए टी लिम्फोसाइट्स कोशिकाओं का निर्माण करती है। टी लिम्फोसाइट्स कोशिकाएं आप समझ गए होंगे, एक प्रकार की श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण इसके द्वारा किया जाता है। थाइमोसिन हार्मोन कम स्रावित होने से कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता, ऑटो इम्यून रोगों का खतरा तथा बचपन में विकास में रुकावट आ जाती है, जबकि थाइमोसिन हार्मोन की अधिकता से अनावश्यक प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाएं होने लगती हैं। अंडाशय, ओवरी, ये महिलाओं में पेट के निचले हिस्से में बाएं और दाएं दोनों तरफ स्थित होती है। हार्मोन 2 तरह के हार्मोन स्रावित होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। कार्य वैसे तो दोनों हार्मोन्स के कार्य अलग अलग हैं, पर हम सम्मिलित रूप से देखें तो मासिक धर्म, गर्भधारण व स्त्रियों में द्वितीयक गुण लैंगिक लक्षणों को नियंत्रित करना इन दोनों हार्मोन्स का कार्य है। हार्मोन कम स्रावित होने पर मासिक धर्म अनियमित हो जाता है, बांझपन या गर्भधारण में कठिनाई, हड्डियां कमजोर, मूड स्विंग्स व चिड़चिड़ापन होने लगता है, जबकि हार्मोन ज़्यादा स्रावित होने पर भारी मासिक स्राव, PCOS, पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम जैसी समस्याएं, मूड स्विंग्स
व वजन बढ़ना जैसे लक्षण नजर आने लगते हैं। वृषण, ये पुरुषों में अंडकोश के अंदर स्थित होते हैं। हार्मोन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, और इस हार्मोन का कार्य है शुक्राणु निर्माण, यौन क्षमता, पुरुष द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षणों पर नियंत्रण रखना। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी से शुक्राणुओं की संख्या में कमी या बांझपन की समस्या, ऑस्टियोपोरोसिस और दाढ़ी मूंछों में कमी आना जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, जबकि इस हार्मोन की अधिकता से आक्रामकता, शरीर के अनचाहे हिस्सों में अधिक बाल आना, हृदय रोगों का खतरा बढ़ जाना जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। अब ये आप एक टेबल देखिए जिसमें हमने जो भी ग्रंथियां पढ़ी हैं, मनुष्य की मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथियां, उनके नाम लिखे हुए हैं, हार्मोन्स के नाम लिखे हुए हैं और उनके कार्य लिखे हुए हैं। तो आप चाहें तो ये जो टेबल है इसे आप अपनी बुक कॉपी में बना सकते हैं और इसे शॉर्ट रूप से याद कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए